दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय जो है पालमपुर गांव की कहानी। इस अध्याय में एक काल्पनिक गांव पालमपुर के माध्यम से आप अर्थशास्त्र के प्रमुख अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एक गांव की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे उत्पादन क्या है, भूमि और उत्पादन के बढ़ाने का तरीका क्या है, खेती के प्रमुख निवेश क्या हैं और गांव में कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में। और अंत में आप जानेंगे इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना, और ऐसा हम एक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में दोस्तों हर गांव की तरह पालमपुर में भी खेती एक मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। और इन सभी उत्पादन क्रियाओं के लिए कई प्रकार के संसाधनों यानी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, ये सभी जो है संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। पालमपुर गांव की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि गांव में जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको उत्पादन करने के लिए संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इस गांव के बारे में जान लेते हैं। पालमपुर के आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये गांव सड़क को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है, और इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, और गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति या जिनको कि शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, दलित, इन लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है, और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे छोटे घरों में ये लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों के घर मिट्टी के और कुछ के फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अन्य छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय यानी हॉस्पिटल भी है, जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इन विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर जो है कनेक्टिविटी अच्छी है। सड़कों से, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ पर पर्याप्त विकसित तंत्र है। और इन सुविधाओं की तुलना जब हम अपने निकट के गांवों में उपलब्ध सुविधाओं से करते हैं तो अभी भी कई गांव या दूरस्थ स्थित कई गांव ऐसे हैं जहां पर इनमें से ढेर सारी सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी, और यहाँ से हम जान पाएंगे कि गांव में मुख्य आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उत्पादन के प्रमुख साधन क्या हैं, और खेती के अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि गांव में जो कृषि कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। खेती के अलावा कुछ गैर कृषि क्रियाएं होती हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये चीज़ें भी हम जानेंगे। और उत्पादन के बारे में कुछ हम सामान्य बातें जानेंगे। इसके बाद दोनों प्रकार की क्रियाओं यानी गैर कृषि क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं उत्पादन का संगठन। दोस्तों उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं
आइए उनको एक क्रम से देखते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए जो 4 आधारभूत या मुख्य चीज़ें हैं, उनमें से पहली आवश्यकता है भूमि की। दोस्तों, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज, ये पहली आवश्यकता है। भूमि पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता श्रम, यानी कि जो लोग या जो मानव श्रम जो इसमें लगता है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है और प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो 2 आवश्यकताएं आपने जान लिया, एक भूमि है और दूसरा श्रम। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी की है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं और भौतिक पूंजी के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जिनमें पहले नंबर पे औजार, मशीन और भवन आते हैं। औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इनको अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा जो भौतिक पूंजी का दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है, वो है कच्चा माल और नकद मुद्रा। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो किसी उत्पादन में या किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, उससे उत्पादन बन हो पाता है और इसके लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। कच्चा माल जो है उसको खरीदने के लिए पूंजी या पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। चौथी आवश्यकता भी है। चौथी आवश्यकता उत्पादन में क्या है कि स्वयं उपभोग के लिए बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसको मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम आगे जानेंगे। देखिए, यहाँ पर कारखानों पर काम करते हुए श्रमिक, यहाँ पर किस तरह से श्रमिक कारखानों में काम कर रहे हैं। दोस्तों, उत्पादन जो है भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इनको उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पालमपुर की कहानी पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पालमपुर में जो खेती होती है उसकी जो प्रक्रिया है या विधि है, उसमें कौन कौन से चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उनके बारे में। दोस्तों, पालमपुर में जो खेती है वो उत्पादन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, जैसा कि हर गांव में होता है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं और इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी है। जैसे खेती में जो भूमि क्षेत्र होता है वस्तुतः स्थिर होता है, यानी उसमें हम बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं कर सकते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जितना 1960 में भूमि क्षेत्र जुताई में या खेती में प्रयोग होता था, उतना आज भी है। और उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी गांव का जो एरिया है, भू क्षेत्र है, खेती योग्य क्षेत्रफल है, उसमें अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। हेक्टेयर जानते हैं दोस्तों, भूमि मापने की एक मानक इकाई हेक्टेयर होती है, लेकिन गांव में भूमि का मापन बीघा, गुंठा इत्यादि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होता है। दोस्तों, हेक्टेयर के मैदान की तुलना जब हम अपने स्कूल के मैदान से करेंगे तो हमारा जो स्कूल का मैदान है, कुछ मैदान तो कई हेक्टेयर में हैं, लेकिन कुछ स्कूलों के मैदान छोटे हैं।
दूसरी बात, पहली बात तो आपने देख लिया भूमि स्थिर है। दूसरी बात ये है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनको देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं को चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में यानी रबी की खेती में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार खाने के लिए रखकर जो बचा हुआ गेहूं है रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की विकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, उसका प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। पहले किसान जो थे कुओं से रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन बिजली से चलने वाले नलकूप ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से कम समय में ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते थे, इसलिए लोगों ने नलकूप लगाने शुरू कर दिए। किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगाने लगे और 1970 के दशक तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। दोस्तों, भारत में सभी गांव में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर कृषि अभी वर्षा पर निर्भर है और हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है और देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्रफल के 40% से अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं और यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 10, 15, 20 से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गेहूं, बाजरा, गन्ना और आलू पालमपुर में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जुताई का क्षेत्र अगर जो पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर 1950 में जहाँ पर 120 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र था, तो देखिए बढ़ते हुए क्षेत्रफल अब 140 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई योग्य हो गया है। यानी कृषि के लिए ये जो है एरिया बढ़ा है। पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में आप जानते हैं, गेहूं, ज्वार, आलू, गन्ना ये मुख्य फसलें हैं और एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका एक ही ज़मीन पर 2-3 फसलें लेना है, जिसको कि बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों या तकनीकी का प्रयोग करना है, जिसमें उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही जो है मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग, जिसको कि देसी बीज कहा जाता है, उनका किया जाता था, जिनकी उपज या उनकी उत्पादन क्षमता कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल उपलब्ध था, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक में खेती में एक नई प्रक्रिया या नई प्रणाली हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ और इसमें भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों यानी हाई यील्ड वेराइटीज़ के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया गया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा उपज प्राप्त किया जा सकता था। और यहाँ पर देखिए आधुनिक कृषि के तरीके में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो गई। पहला नंबर तो ये हुआ कि अधिक उपज देने वाले बीज आ गए, उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा,
और खेती में उन्नत तकनीकी, जहां बैल से चलने वाले हलों के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही सिंचाई के लिए देखिए नहर, पंप सेट, बिजली और बांधों का निर्माण किया गया ताकि अधिक से अधिक भू क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सके। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हरित क्रांति से जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए ज़्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के संयोजन द्वारा संभव हो सकता था। और हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा पाने वाले जो क्षेत्र थे, उनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनसे जुताई और कटाई के काम को तेजी मिली और गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और जो अत्यधिक उपज देने वाले बीज थे यानी HYV बीज थे, उनसे 1300 की तुलना में 3200 किलोग्राम यानी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिससे किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब सरप्लस गेहूं अधिक होने लगा। यहाँ पर देखिए कृषि सांख्यिकी 2013 की किताब से यहाँ पर दाल का उत्पादन 1965-66 में कितना था, मिलियन टन में 10 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन भी 10 मिलियन टन था। लेकिन 2011-12 तक ये स्थिति हो गई कि दाल का उत्पादन एवरेज में 17 मिलियन टन होने लगा और गेहूं उपज बहुत अधिक बढ़कर 94 मिलियन टन तक पहुँच गई है। दोस्तों, इस प्रकार से जो हरित क्रांति है उससे क्या हुआ कि उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? प्रश्न ये है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से ये भी संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का जो है अति उपयोग किया है यानी दोहन किया है और अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई है, उनकी गुणवत्ता में कमी आई है। नलकूप और सिंचाई के कारण भूमि के जल के सतत स्रोतों से जो जल का वाटर लेवल था, जो हमारे भौमिक जल का वाटर लेवल था, जो नीचे के जल का वाटर लेवल था, वो कम हुआ है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद इनको इतना जल्दी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। और कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें को पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। अति दोहन या अति उत्पादन के लिए हमको किस पर्यावरण से जो है छेड़छाड़ या पर्यावरण का अति दोहन करना, ये हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर देखिए पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण किस प्रकार से हुआ है। कुछ खेत बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ खेत यहाँ पर देखिए बड़े खेत हैं, लेकिन अधिकतर जो खेत हैं बहुत छोटे छोटे हैं। दोस्तों, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक नहीं धारण कर सकती है। वो मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी कर देते हैं और उनके अधिक प्रयोग के बाद मामला ये है कि जब हम रासायनिक पदार्थों का या रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का अधिक प्रयोग करने लगेंगे तो मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है और रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग इसने मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम किया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। चौथा बिंदु, हम पालमपुर के गांव के बारे में बात कर रहे थे, पालमपुर के किसानों के बारे में। तो पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है।
तो दोस्तों भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से खेती के काम करने वाले सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जिसमें कि अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और इससे क्या होता है कि छोटे भूमि वाले खेतों पर जो खेती होती है, मेहनत अधिक लगती है लेकिन पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक केस स्टडी है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद ने अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती का कार्य किया था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। अब प्रत्येक के पास 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, लेकिन अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। और वर्ष के कुछ भागों में जब खेती सीजन बंद होता है तो अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ता था। और चित्र में छोटे-छोटे टुकड़े भी हैं और बड़े हेक्टेयर बड़े क्षेत्रफल के टुकड़े हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कृषि की क्रियाएँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है खेतों में कटाई हो रही है। यहाँ पर एक किसान हल जोत रहा है और यहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर यूरिया या किसी उर्वरक का छिड़काव कर रहा है किसान। इसके अलावा यहाँ बैलों से मड़ाई का कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर से कार्य किया जा रहा है। तो ये सब खेती में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की जो हैं वो क्रियाविधियाँ हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? दोस्तों भूमि के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। छोटे किसान तो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में काम कर लेते हैं और खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चर्चा है डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिकों में से एक हैं। वो क्या चर्चा करते हैं? ये डाला कहता है कि हमारे पास हम आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। तो रामकली कहती है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी-अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। तो डाला कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए भी कुछ किसान खरपतवार नाशक छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं मिला था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक़्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। और तब वो महिला जो है रामखली बोलती है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो ये देखिए गाँव में जो स्थिति है सामान्य आदमियों की वो कैसी है। दोस्तों क्या है कुछ ऐसे छोटे किसान होते हैं, उनको मज़दूरी मिलती है, जिसके लिए वो काम करते हैं। मज़दूरी नकद या अनाज के रूप में मिलती है। श्रमिकों को कभी-कभी भोजन भी मिलता है। मज़दूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक कृषि कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-अलग होती है और रोज़गार की अवधि में भी अलग-अलग अंतर होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मज़दूरी के आधार पर कार्य करते हैं या कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मज़दूरी करने वाला एक भूमिहीन कृषक है। उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये निर्धारित किया गया था अप्रैल 2011 में, लेकिन डाला को केवल 80 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से बताता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है, जो है डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। दोस्तों डाला और रामकली जैसे व्यक्ति बहुत ही गरीब हैं और इनके पास एक तो खेती नहीं है और दूसरे खेती में जो रोजगार के अवसर हैं या रोजगार का जो समय अवधि है वो भी कम होता है।
एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की आवश्यकता। दोस्तों, खेती के आधुनिक तरीकों में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को पहले कम पैसे में ही खेती हो जाती थी, लेकिन अब अधिक पैसा खर्चा करना पड़ता है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे या तो बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। एक लघु कृषक सविता की कहानी है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत है। कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसका अनुमान है कि 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय करती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीनों के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी, और ये मजदूरी बहुत ही कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा और कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। उसके पास 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। दूसरा, छोटे किसानों के अलावा मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं और जो उनका अधिशेष उत्पादन होता है उसको बेचकर वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ किसान हैं जो छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं, जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से बेहतर नहीं होती है। उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के लिए किसान अपने मतलब परंपरागत तरीकों और नए तकनीकों दोनों का उत्पादन में वृद्धि करते हैं। खेती की आधुनिक विधियों में वो जैसे कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक पूंजी की जो है आवश्यकता पड़ती है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री आइए जानते हैं। दोस्तों, किसानों के उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर भूमि में गेहूं पैदा किया जा सकता है और गेहूं की कटाई होने के बाद उत्पादन हो जाता है। और किसान इस गेहूं का क्या करते हैं? तो किसान जो हैं एक एवरेज में परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो बचा हुआ गेहूं है उसको बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम ही अधिशेष या अतिरिक्त गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन भी कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं। दोस्तों, एक किसान है तेजपाल सिंह, जिसके उसको समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह की इस कमाई क्या होती है? तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा अपने बैंक खाते में जमा किया था। बाद में इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिनको कर्ज की आवश्यकता थी। अपने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार तेजपाल सिंह की तरह दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए रखा जाता है और खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी बचत से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने में, दुकान खोलने में करते हैं और ये सारी चीज़ें गैर कृषि कार्यों में आती हैं। अब आइए जानते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ये तो सबसे पहले हमने विस्तार से कृषि की क्रियाएं देखा और उनके विभिन्न चरण क्या हैं और विभिन्न वर्गों की समस्याएं और जो है सहूलियतें क्या हैं। अब गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं? कृषि के अलावा जो अन्य उत्पादन क्रिया होती है उसको गैर कृषि क्रिया कहते हैं। इसमें पालमपुर में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। दोस्तों, डेयरी देखिए, पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया
क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ किसान जो है, ये एक डेयरी उद्योग था। उसके बाद पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का या निर्माण कार्य का एक उदाहरण है। पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है और छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारंपरिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। इसमें हम 2 लोगों की चर्चा करते हैं। मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे उन्होंने अपने खेत में लगवाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है और इस प्रक्रिया में मिस्री लाल को थोड़ा लाभ होता है। दूसरी करीम की कहानी है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की और हाई स्कूल की कक्षा ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं को प्रारंभ कर दिया है। और इसके अलावा पालमपुर में दुकानदार गैर कृषि क्रियाओं में जो लोग व्यापार करते या वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर से एक भाग में छोटी दुकान खोल रखी है। वो खाने की चीज़ें बेचते हैं। इसके अलावा परिवहन जो है वो तेज़ी से विकसित होता हुआ एक क्षेत्रक है। दोस्तों, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वो लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसमें देखिए, एक किशोर की कहानी है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था जो सहकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और उससे अब उसने भैंसा गाड़ी बना ली है। वो कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी गुड़ या अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है और पिछले वर्षों की तुलना में किशोर की कमाई अब अधिक होने लगी है। तो ये था दोस्तों पालमपुर गांव की कहानी। अब आइए इस जो है अध्याय का सारांश जान लेते हैं। गांव में खेती जो है मुख्य उत्पादन क्रिया है और अब इसमें कुछ विशेष परिवर्तन हुए हैं। परंपरागत खेती के स्थान पर अब आधुनिक खेती का प्रयोग किया जाने लगा है। छोटे स्तर पर भी अब खेती करने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके अलावा श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है और नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। और गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी लगी है। दोस्तों, भविष्य में यदि गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि होती है तो खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होगी और लोग अन्य कार्य भी कर सकते हैं
और इसमें ये होगा कि जो लोग खेती जिनके पास नहीं है वो भी अन्य गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। इसके लिए होना ये चाहिए कि कम दर पर ब्याज के लिए पैसे उपलब्ध हों, बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए ऐसे बाजार हों जहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। और पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव और कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़क, परिवहन सेवाओं, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी असर पड़ेंगे। क्योंकि देखा ये जाता है कि कृषि में पूंजी निवेश अधिक हो रहा है, उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो रहा है या उत्पादन की उसकी कीमतें नहीं मिल रही हैं, तो जो बाकी लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों से जुड़ते हैं क्योंकि उसमें उनको अच्छी आमदनी होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, और इसमें हमने एक काल्पनिक गांव पालमपुर के माध्यम से अर्थशास्त्र के या कृषि के विभिन्न प्रक्रियाओं, अवधारणाओं के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।